तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इस चीज को देख लेते हैं। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ पर आपने देखा कि संज्ञानात्मक, आपने क्या आंसर कर दिया, आंसर नंबर सेकंड, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में रोल प्ले करता है। अब देखिए भाषा, सबसे पहले भाषा के बारे में बात कौन करता है, यहाँ पर आ जाइए। वाइगोत्स्की जो है ना, वो बोलते हैं कि भाषा जो है पहले विकसित होती है, फिर ज्ञान आता है। आप खुद अपने आप को देखो, आपने जब भाषा सीखी तभी तो जाकर के बहुत सारी चीजों को जान पाते हो। जैसे आप अपने कोई भी कंटेंट को अपनी भाषा में पढ़ रहे हो, पहले भाषा आता है तभी। लेकिन ये तो थे पियाजे, लेकिन सॉरी वाइगोत्स्की, पियाजे क्या कहते हैं कि पहले ज्ञान आता है फिर भाषा आती है। ठीक है, इनका कहने का मतलब है बच्चा पहले दिमाग से परिपक्व हो जाएगा तब तो भाषा सीख सकता है। तो दोनों तो सही है, एक दूसरे के पहलू हैं। ठीक है, लेकिन जो वाइगोत्स्की ने क्या कहा और पियाजे ने क्या किया, ये पूछता है, बहुत तरीके से पूछता है। तो जब भी भाषा के बारे में बात है कि भाषा बच्चों के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वाइगोत्स्की हो जाएंगे। और जब भी आए कि संज्ञान बच्चों के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वहां पर क्या हो जाएंगे, पियाजे। फिलहाल के लिए तो राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था होती है सेंसरी मोटर, दूसरी होती है प्री ऑपरेशनल, तीसरी होती है आपकी कंक्रीट और चौथी होती है फॉर्मल। इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष, इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष, और कंक्रीट की एज होती है 7 से 11 वर्ष। और फॉर्मल औपचारिक भी बोलते हैं, और इसको अमूर्त भी बोलते हैं। अमूर्त जो कि न दिखे उसके बाद भी बच्चा सोचता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा जो है अंतः क्रिया से सीखता है। अंतः क्रिया समझते हैं, किसी से इंटरेक्शन करके, जैसे कि आप हम एक दूसरे से बात करते करते बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करी है, और इन्होंने 8 तरीके की बुद्धि के बारे में बात करी है। आगे इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। कोहलबर्ग से भी रिलेटेड सवाल है, उसको भी डिस्कस करेंगे। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, 3 लेवल और 6 पार्ट बताए हैं। 3 लेवल, हर एक लेवल में एक एक पार्ट देखने को मिलेगा, तो कुल मिला जुला के 6 पार्ट हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर फर्स्ट आंसर। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, प्रतियोगिता के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। आपको क्या लगेगा कि सिर्फ बातचीत करने से थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, प्रतियोगिता के द्वारा सीखेगा। अब बच्चा यहाँ पर भी गलती करता है। ये तो दंड और पुरस्कार, उद्दीपक, अनुक्रिया, ये तो गलत हो गया। इसमें बच्चा कंफ्यूज होगा। और कब, अभी तो आप मान के चलो लेटे हो, सोफा बैठे हो, कहीं बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए तो बड़ा इजी है। लेकिन आप सोचो जब पेपर हॉल में बैठ करके आपसे यही सवाल पूछ दिया जाए, तो आपका दिमाग तरीके से सोचने लगता है। बिल्कुल सही बात है, अगर हम प्रतियोगिता देंगे तभी तो सीखेंगे क्या गलती हो गई है। फिर आप कहोगे साथियों के साथ बातचीत करके, बातचीत करने से थोड़ी ना सीखेंगे, उनके साथ प्रतियोगिता करके सीखेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि जहां पर भी प्रतियोगिता दिखेगा, एक दूसरे से प्रतियोगिता आप लोग कर रहे हो, वो तो बिल्कुल गलत है। बच्चे का डिमोटिवेशन हो जाएगा। मतलब कहने का है कि आप और आपका दोस्त बहुत अच्छा पढ़ने में है, लेकिन प्रतियोगिता में अगर आपके नंबर अच्छे आ गए, तो आप जो है ना सुपीरियर फील करोगे, और आपका दोस्त आपसे इंफीरियर फील करेगा, जिसलिए उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, वो आपसे बातचीत करना कम कर देगा। और दिक्कत ये होगी कि वो पढ़ने के लिए भी कम जाने लगेगा। इसीलिए साथियों के साथ बातचीत करके, मतलब कि चर्चा करके सीखा जा सकता है। बातचीत मतलब क्या होता है, चर्चा। आइए इस टॉपिक पे हम लोग थोड़ी सी बात कर लें, बातचीत हो जाए, मतलब चर्चा हो जाए। ठीक है, तो अब देखो बड़े बुजुर्ग बातचीत ही कहते हैं, चर्चा नहीं कहते हैं। चर्चा आज के टाइम पे होता है कि हाँ चलिए आइए चर्चा हो जाए इस मुद्दे पर, बातचीत हो जाए इस मुद्दे पर। तो इन सभी चीजों को लेकर के पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा देखोगे तो इस चीज के बारे में बातचीत होती है, चर्चा होती है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा ज्ञान मिलता है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड, इस चीज को याद रखेंगे। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो हैं निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, बाल केंद्रित मतलब कि जहां पर बालक केंद्र में है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि एक परिवार है। ठीक है, ये परिवार है, बहुत सारे लोग हैं, और एक बच्चे का जन्म होता है। अब हर कोई बच्चे को गोद में लेकर खिलाना चाहता है। मतलब कि क्या है, वो बाल केंद्रित बच्चा हो गया, मतलब परिवार हो गया। हर कोई बालक को केंद्र में रखता है, हर जगह अरे बाबू कहाँ है, अरे बाबू कहाँ है, अरे बबली कहाँ है। तो ये सारी चीजें जो है ना, स्कूल में भी होता है कि टीचर, प्रधानाचार्य, सारा स्टाफ जो है किसके लिए सोचता है, बच्चे के लिए। अब बच्चा जो है निष्क्रिय रूप से सोचे, ऐसा नहीं है। नकलची, ये तो बहुत गलत बात है, चीटिंग वगैरह करना। तो यहाँ पर देखोगे कि निष्क्रिय नकलची ये गलत हो जाता है। ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, बिल्कुल फैक्ट है।
ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, ये हम लोग बहुत हुआ करते थे। सर ने इधर लिखा और बोला कि तुम भी लो छापो पीछे से, हम भी लोग छापते थे कि जल्दी जल्दी जैसे ही सर का कंप्लीट हो हम भी छाप लें। आए चाहे ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छाप के बल होना चाहिए, क्योंकि कॉपी तो पूरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे समय में होती थी, आजकल नहीं होती। ठीक है, केवल निष्क्रिय श्रोता होना, अगर बच्चा केवल सुनेगा और उस पर रिएक्ट नहीं करेगा तो भी कोई मतलब है नहीं ना। अगर मैंने आपको कोई लेक्चर दिया और आपसे बोला कि आप कमेंट बॉक्स में इस चीज के बारे में बताना, आपने ठीक है सीख लिया, नहीं बताया कमेंट बॉक्स में, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप निष्क्रिय हो, आप तो सक्रिय हो। लेकिन अगर सामने से अगर कभी भी आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो या कभी आपको डाउट आता ही नहीं है, इसका मतलब आप निष्क्रिय हो, सिर्फ सुनते हो और कान में रखते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। तो राइट आंसर जो होगा, सक्रिय ज्ञान के निर्माता के रूप में बालक को देखा जाता है, ये अपने ज्ञान का निर्माण करता है खुद। ठीक है, और लगा रहता दिन भर। आंसर नंबर 2 राइट आंसर। चलिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? बहुत आसान है और एक कोहलबर्ग के सिद्धांत के ऊपर बातचीत करी गई है। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पर देखेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने, 3 लेवल बताए थे इन्होंने। पहला लेवल था आपका पूर्व पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक। ठीक है, पारंपरिक, फिर पारंपरिक, पारंपरिक। हो सकता है थोड़ा सा गलत हो जाए यार, और क्या बोलते हैं मात्रा, उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक। ठीक है, अब इसमें देखोगे ना, इसमें दो दो था। ठीक है, इसमें दो दो था, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, पहला दूसरा, उसके बाद आंसर बताना, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। पहला था यहाँ पर दंड और आज्ञा। बच्चे क्या होते हैं, दंड और आज्ञा के सीखते हैं, इससे सीखते हैं, जैसे दंड दोगे तो वो चीज नहीं करेंगे, आज्ञा करे, आप जो भी आज्ञा दोगे बच्चे मानते हैं। फिर अहंकार की अवस्था होती है, जिसमें बच्चे को अगर खिलौना आपने तोड़ दी तो वो भी आपका, जैसे को तैसा वाला स्टेज कहते हैं। तीसरा जो होता है वो गुड बॉय गुड गर्ल की स्थिति, मतलब कि बच्चा जो है यहाँ पर अच्छा कार्य करके और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, प्रशंसा अर्जित करने की कोशिश करता है। ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल होगा। ठीक है, चौथा होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। इसमें क्या होता है कि कानून, जो व्यवस्थाएं चली आ रही है, जो कानून चला आ रहा है, उस कानून को बिल्कुल एज इट इज फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर होता है सामाजिक, इसको सामाजिक व्यवस्था भी, कानूनिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध, इसको याद रखना, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट हो, मैंने बार बार आपको बताया है। तो देखो, ये कानूनी जो चौथे नंबर का है ना, इसमें कानूनी तौर पे जो भी चीज सही है, लीगल तौर पे समाज में जो भी चल रहा है, पापा ने बहन को बोला कि तू घर में रहेगी, तो बस इस उम्र का बच्चा जो है ना, वो कहेगा कि हाँ बहन तू घर पे ही रहा। वो कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला है, कोई भी वहां पर बदलाव नहीं होने वाला, एज इट इज फॉलो करेगा कि बहन को घर के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन सामाजिक अनुबंध में क्या होता है, जब बच्चा, ये एज भी बता देता हूं मैं, ये एज है 4 से लेकर के 10 साल, ये 10 से लेकर के 14 है, ये 14 से लेकर के एवब है। ठीक है, अब यहाँ पर कानून व्यवस्था में क्या होता है, व्यवस्था जो है उस तरीके से चलती रहेगी, लेकिन जब लगता है कि नहीं बहन को भी पढ़ना चाहिए, भाई हर एक हर लड़की पढ़ रही है, बहन कैसे नहीं पढ़ेगी, तो यहाँ पर देखोगे कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। तो सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट समाज से किए हैं कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, उसको तोड़ा जा सकता है, बदलाव की जा सकती है। तो यहाँ पर देखो, चौथे नंबर पे बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं बदलेगी, जैसी व्यवस्था है। लेकिन अनुबंध जो है तोड़ा जा सकता है, तो ये याद रखेंगे, सामाजिक अनुबंध में जो भी बुराइयां हैं आपके समाज के अंदर, उन बुराइयों को हटाया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। और एक ही एज में होता है, 5वें स्टेज में है तो तीसरे लेवल में जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका छठवा जो है सार्वभौमिक, जो अपने जान को जोखिम में डाल करके भी बच्चे जो है, सार्वभौमिक, भौमिक, ठीक है, यूनिवर्सल इसको बोला जाता है। तो अपने जान को जोखिम में डाल करके भी लोग यहाँ पर दूसरे की भलाई करते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, तो कैसे जान में जोखिम, जैसे कि बॉर्डर पर जो भी क्या बोलते हैं इसको, सोल्जर्स हैं। ठीक है, बहुत तरीके के सोल्जर्स हैं, जैसे कि आर्मी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सब लोग अपना जान जोखिम में ही डालते हैं। सैलरी मिलती है वो अलग बात है, वो तो परिवार चलाने के लिए हर इंसान को मिलती है, लेकिन वो जब भी लड़ाई होती है, जब उनका जान जाता है, तो वो ये नहीं सोचते कि भाग चलते हैं। उनको ये लगता है कि हमारे यहाँ रहने से बाकी जो देश के अंदर लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करते हैं, तो
कहीं ना कहीं हमें कुर्बानी देनी चाहिए और कहीं ना कहीं एक दो को मार के मरना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। इसलिए आर्मी की और यहाँ पर देखोगे मिलिट्री की इतनी ज्यादा वैल्यू है और इतना रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो वो इनके अंदर वो ये वाला गुण पाया जाता है। अब बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया, अब इसमें से फटाफट देखिए कि कौन सा वाला जो कथन सही है। तो देखो, सामाजिक सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। समाज की भलाई के लिए क्या बदला जा सकता है? पांचवा बदला जा सकता है ना, कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट समाज के लिए बदला जा सकता है। तो ये तो गलत हो गया ना। सजा और आज्ञाकारिता जो होता है, सजा और सजा के द्वारा बच्चे सीखते हैं, ठीक है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर के अनुमोदन, बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या कहा, गुड बॉय गुड गर्ल जो होता है दूसरों के साथ अच्छा करके अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, ये तो अभी राइट आंसर दिख रहा है। आगे देखते हैं, कानून व्यवस्था, देखो व्यवस्था में चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब विन्यास मानव अधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है, नहीं स्वयं तो नहीं चुना जाता है, जो पूर्वजों ने दिया है ना उसको फॉलो करा जाता है। तो व्यवस्था जैसे आ रही है उसी तरीके से चलती रहेगी व्यवस्था, इसमें आपको चुनने की आजादी नहीं है, ठीक है। सामाजिक अनुबंध विद्या विन्यास किसी भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि अच्छा है या बुरा है, नहीं। सामाजिक अनुबंध ये निर्धारित करते हैं कि समाज में अगर कोई बुराई है तो उसको हम बदल सकते हैं। तो ये बदलाव वाले जो नैतिकता वाले लोग हैं ना वो भी देखने को मिलते हैं। हर समय बोलते हैं पापा ये गलत है ऐसे करो, पापा ये गलत है ऐसे करो। तो वो वाले नैतिकता भी बहुत सारे लोगों के अंदर होती है। तो 6 नैतिकता में से आपके अंदर कौन सी नैतिकता है और कितनी नैतिकता आपके अंदर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हो सकता है आपके अंदर 6 नैतिकता हो, 5 हो, 4 हो, कौन कौन से। अगर आपको मन करे तो बताना यार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सेकेंड, ठीक है। दिखा देता हूं मैं आपको, आंसर नंबर जो होगा इसका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हावर्ड गार्डनर आ चुके हैं यहाँ पर, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हावर्ड गार्डनर ने एक अजम्पशन बेस्ड स्टोरी बनाई जिसमें बताया कि इंसान के अंदर एक बुद्धि नहीं होती है, 7 तरीके की बुद्धि होती है। फिर एक 8वीं बुद्धि भी उन्होंने जोड़ दी, फिर एक बुद्धि और जोड़ दी 9वीं। लेकिन 9वीं बुद्धि को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देता है इंसान। क्यों? क्योंकि परीक्षा में 8 ही पूछा जाता तो 8 ही देखेंगे ना। तो 4 तो आपके सामने दिख गया, 4 और है उसको देख लेते हैं। तो प्रकृति का स्थान 2 हो गया, संगीत और डांस मतलब गतिज 2 हो गया, अंतः व्यक्तिक अंतर व्यक्तिक मतलब इंटर इंटर मतलब एक से दूसरे के अंदर झांकना, इंटर मतलब कि अंतरराष्ट्रीय मतलब एक से दूसरे देश में, तो इंटर, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप मतलब कि एक से दूसरे के अंदर, ठीक है। तो ये सब देखोगे ना, तो एक होता है अंतः मतलब खुद के अंदर झांकना, अंतः व्यक्तिक, ठीक है, अंतः व्यक्तिक। तो यहाँ पर भी 2 हो गया, ठीक है, ये भी 2 हो गया। और एक आता है आपका शाब्दिक और एक होता है तार्किक या अंकीय, अंकीय, ठीक है, तार्किक या अंकीय। ये हो गया 2। तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। आसान कितना है? प्रकृति का स्थान है, ठीक है, नाचना गाना 2 4 हो गया, अंतर अंतरा 6। और तर्क होता है शब्दों से। किसी भी इंसान से तर्क करोगे कि बीजेपी अच्छी कि कांग्रेस, तो शब्दों से ही तो करोगे ना, कि हाथ पैर चलाने लगोगे नहीं ना। तो शब्दों से तर्क करोगे। तो एक शाब्दिक होता है जो अच्छे बोलने में होते हैं, जैसे कि आपके प्रोफेसर साहब हो गए, नेता लोग हो गए। तर्क जैसे कि आप तार्किक अंकीय की बात कर ले तो यहाँ पर सीए वगैरह बनते हैं, जूनियर वगैरह बनते हैं लोग, ठीक है। बाकी स्थानिक में स्थान के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। प्रकृति में, प्रकृति में संगीतमय में जो कि बहुत अच्छा गला वाला है, बहुत अच्छा गाता हो, ठीक है, हर समय गुनगुनाता हो, चाहे आप बाथरूम में भी गुनगुनाते हो, लेकिन आपके अंदर ये बुद्धि है। भले आपका सुर अच्छा है या नहीं है, वो तो डिसाइड सुनने वाला करेगा ना कि आपका सुर अच्छा है कि नहीं। हो सकता है आपका सुर दूसरे को अच्छा लगे, जिसको जो आपको चाहता हो, ठीक है। दूसरा है गति, जिसमें कि आपके शरीर के अंदर जो आपका दिमाग है वो एकदम गति को कंट्रोल करता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 40 तो छोड़ो, 400 की स्पीड में भी चीजों को चलाने, अगर उनके पास ऐसा स्पेस मिल जाए तो कहीं ना कहीं इतने कम स्पेस में भी 70 80 की स्पीड लेकर के बाइक भगाते हैं। उनके अंदर ये वाली बुद्धि ज्यादा होती है, ठीक है। इस चीज को समझने वाली बात है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये वाली बुद्धि नहीं होती है, जैसे कि हमारे पापा के पास ये वाली गतिज बुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 40 से ऊपर जाएंगे, उनको डर लगेगा कि बाइक पलट सकती है। तो ये वाली बुद्धि जो है मानसिक तौर पे दिमाग में, जितनी गतिशील व्यक्ति है उसके दिमाग में ये चीज मिलती है। मोस्टली देखा जाए तो पायलट के अंदर ये पाया जाता है और सवाल भी बनता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए मुझे क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों जीवों के विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की सुंदरता को पहचान कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मिलेंगी कहाँ भाई?
ठीक है, और वनस्पतियां सबसे बड़ी बात है, वनस्पति, ये सब मिलता है आपका नेचर में। आंसर नंबर 2, ये कैसे आ गया, पहले ही आ चुका है क्या आंसर नंबर 2? ठीक है, आंसर नंबर जो 2 होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? अरे बच्चा बच्चा जानता है कि एक है आपका हिंदी, ठीक है, एक है इंग्लिश, चाहे कोई और भाषा है, और सबसे ऊपर है मातृभाषा। तो कितनी भाषा हो गई? 3 भाषा हो गई। 3 भाषा के ऊपर जोर देती है, उसके ऊपर जितना आप सीख लो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए ही करेगा। क्योंकि इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश में जो भी मूवीज आएंगी आप देख सकते हो, उससे नॉलेज ले सकते हो, इंग्लिश के नॉवेल पढ़ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। शिक्षक भर्ती में भी इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, अगर सीख लिया है तो भर्ती में आप पार्टिसिपेट करोगे तो सिलेक्शन हो सकता, नहीं तो कोई बात नहीं, 2-4 नंबर से चूक जाओगे। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट, करिकुलम, ये सब तो है ही नहीं। पाठ्यक्रम का मानकीकरण कर देने से, मूल्यांकन का मानकीकरण कर देने से, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की सिफारिश तो है ही नहीं। एक भाषा पर जोर नहीं दिया गया है, ये चाइना नहीं है, ये इंडिया है। चाइना में एक भाषा ही चलता है, चाइनीज, ठीक है, और फूड भी वही चलता है, चाइनीज फूड। चलिए, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं, लड़कियां आज्ञाकारी, ईमानदार और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। अब देखिए, ये शिक्षिका हैं, ये खुद एक शिक्षिका हैं, और इनकी हिम्मत तो देखिए, ये कहती है कि लड़के जो है बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं, जान जोखिम में डाल सकते हैं, और या फिर जोखिम लेने वाले होते हैं, रिस्क लेने वाले होते हैं, और लड़कियां नहीं। मतलब कि शिक्षिका ने अपनी ही प्रजाति के बारे में इस तरीके की बात कर दी, ठीक है, अपने ही कहीं ना कहीं देखो समाज के बारे में, लेडीज समाज के बारे में बोल दिया कि लड़कियां उस तरीके के अनुसार नहीं रहती हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत गलत बात हो गई भाई। ठीक है, तो अब इनका क्या उपाय है, इनके बारे में बात किया जाए तो इनके बारे में ये बात किया जा सकता है कि ये क्या कर रही हैं, पक्षपात कर रही हैं। ठीक है, जैसे पापा हैं, ठीक है, ये पापा हैं, ये 2 बच्चे हैं इनके, ठीक है, ये 2 बच्चे हैं इनके। अब ये इनको खूब मानते हैं, अरे बड़ा बेटा इंटेलिजेंट है, छोटा वाला नालायक है, नालायक है, हर जगह इन्हीं की। कहीं चल रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, चलो बेटे चलते हैं, कहीं कुछ जा रहे हैं, चलो बेटे, इसको नहीं ले जाते। मतलब क्या करते हैं, ये पक्षपात करते हैं। तो उस तरीके से शिक्षिका क्या कर रही है, पक्षपात कर रही है। अब यहाँ पर जेंडर, वो रूढ़िवादिता अलग चीज होती है, रूढ़िवादिता होती है जैसे को तैसा समझना, लेकिन पक्षपात है और रूढ़िवादिता है तो रूढ़िवादिता राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन रूढ़िवादिता है नहीं तो पक्षपात में राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इनको ये होना चाहिए कि भाई सभी जो है बराबर हैं, हर कोई अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सीखता है, क्योंकि इंसान में कोई फर्क है नहीं, सभी इंसान ही हैं। देखिए, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी एक मूल्यांकन बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। अब देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक की विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब आप मान लो राम है, ठीक है, अब राम है, अब आप एक तकनीक लेकर के आते हो बच्चे को सिखाने के लिए, ठीक है, एक तकनीक है आपके पास, तो बच्चा हो सकता है उस तकनीक से ना सीखे। फिर ये श्याम है, जिस तकनीक से आपने सिखाई श्याम ने सीख लिया, लेकिन राम उस तकनीक से नहीं सीख पा रहा है, तो क्या दिक्कत है, तो आप दूसरी तकनीक अपनाओगे ना। जैसे आपने चुटकुला सिखा सुनाया तो ये समझ गया, फिर चुटकुला सुना रहे हो तो ये बोर हो जा रहा है, कह रहा है इसके जीवन में ऐसे ही बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो चुटकुला तो हंसेगा नहीं, सीखेगा नहीं, तो इसको क्या सुनानी पड़ेगी, कहानी। कहानी से नहीं सीख रहा है तो कविता, कविता से नहीं सीखता है तो एक्टिविटी, एक्टिविटी से नहीं सीखता है तो बाहर भ्रमण करवाइए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं सिखाने के लिए। तो मूल्यांकन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मूल्यांकन के भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल पहला तो आंसर सही है, ये तो गलत हो गया क्योंकि दोनों गलत नहीं है। अब 3 में से ही अगर आपको तुक्का मारना है, 3 में से मारना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं एक बार, ये समझ में आता है कि नहीं। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की प्रगति और विकास के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर कोई भी मूल्यांकन तकनीक, कोई भी एक मूल्यांकन जो है वो जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। एक मूल्यांकन से आप पता नहीं लगा सकते बच्चे के अंदर क्या कैपेबिलिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एमसीक्यूज पर पेपर देते हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कि बच्चा कितना तेज है। एमसीक्यूज में ये है कि बच्चे ने हाँ हर क्वेश्चन का आंसर अगर अच्छा दे दिया अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि क्या किसी टॉपिक के ऊपर वो डिस्क्रिप्टिव सोच रखता है, थॉट्स हैं उसके ऐसे, क्या किसी टॉपिक के बारे में वो ज्यादा सोच सकता है, 10 लाइन लिख सकता है।
ये सारी चीजें बताने के लिए आपको दूसरे तरीके का मूल्यांकन तकनीक अपनाना पड़ेगा। तो और एक मूल्यांकन से आप हर एक चीज हर एक बच्चे के अंदर से नहीं जान सकते, उसके अंदर कैपेबिलिटी क्या है। हर एक मूल्यांकन जो है इंडिविजुअली बच्चे के टैलेंट को निखारता है और दिखा पाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। सेकंड नंबर भी सही है, सक्षम नहीं है एक तकनीक जो है हर बच्चे की जानकारी को नहीं बता पाएगा। आंसर नंबर फर्स्ट सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। ये सब क्या है भाई, कहाँ कैसे पहुंचे। शिक्षक जो है सीखने की सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। ठीक है, आगे खतरनाक वाली स्टोरी यहाँ पर देखो। कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन, ठीक है, सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। ठीक है, अब सीखने के लिए आकलन की बात अगर करें तो यहां पर देखोगे कि तुलना करना, एक का दूसरे के साथ तुलना करोगे तो वो आकलन का एक तरीका नहीं है। अब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन। ठीक है, इस तरीके के चार चीजें हैं, उसको थोड़ा सा टेढ़ी खीरे समझना, वो बार बार सीखोगे बार बार भूल जाओगे। ठीक है, तो उसको मैं तरीके से एक बार सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि वो चीजें हमेशा के लिए रिटेन रहे आपके दिमाग में। लेकिन कभी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको ये तुलना दिख जाए तो वो राइट आंसर नहीं होता है, कभी भी गलत ही की जाती है, क्योंकि तुलना बहुत गलत है। अब यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो नहीं पूछा गया है तो गलत ही तो पूछा गया है, तो गलत गलत चोर चोर मुसेरे भाई, राइट आंसर आंसर नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर 41 42 ऐसे 300 के आसपास क्वेश्चंस को हमें निपटाना है। ठीक है, तो चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह क्या है, पूरी तरह से उन आनुवंशिकी बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्या बात कर रहे हो सर, आनुवंशिकी बनावट को कैसे जिम्मेदार ठहराओगे पूरी तरीके से, गलत बात है। ठीक है, दूसरा है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी है। ये भी गलत बात है। देखो पहला क्वेश्चन तो आपका गलत है, क्योंकि पूरी तरीके से शारीरिक विकास के लिए आनुवंशिकी बनावट को जिम्मेदार थोड़ी ठहराया जा सकता है यार। आनुवंशिकी भी है, वातावरण भी है। अगर मान के चलो कि आप आनुवंशिक तौर पर बहुत सिक्योर हो, गर्भ में बहुत सिक्योर हो, लेकिन वातावरण ने आपको सपोर्ट नहीं किया, जैसे कि आपने खाना ढंग का नहीं खाया, ठीक है, आपने जल नहीं लिया अच्छे से, आपने उस चीज का ध्यान नहीं रखा, अच्छे माहौल में आपको नहीं रखा गया, ऐसे माहौल में रखा गया जहां पर किच 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 होता हो, फिर क्या करोगे आप। आपकी मम्मी, मतलब कि जो भी है गर्भवती महिला जो भी है, उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, और जो गर्भवती महिला पेन लेगी वो पेन बच्चे के अंदर जाता है। तो जाहिर सी बात है पूरी तरीके से शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरीके से आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, शारीरिक विकास में देरी के लिए वातावरण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोनों आंसर सही होगा, वातावरण और आनुवंशिकी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आनुवंशिकी बोल रहा है तो ये गलत हो गया। तो देखो पहला तो गलत है, यहाँ पर देखो ए आर दोनों सही हैं, ये तो होगा नहीं क्योंकि पहला तो गलत है। ए आर दोनों सही हैं, ये भी गलत, ए सही है गलत, पहला जो है गलत है, तो पहला ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि पहला जब गलत है तो दूसरा देखने की जरूरत नहीं, बट दूसरा भी देख लो। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, ये तो गलत ही है। शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत ही थोड़ी चाहिए भाई, वातावरण भी तो चाहिए। मान के चलो आपके पापा 6 फीट के, आप भी हो गए, लेकिन आप दौड़ने नहीं जा रहे हो। ठीक है, आपको उस माहौल में मिलता नहीं, दिन भर बैठे रहो घर में कि अरे हमारे पापा तो बहुत फिट बॉडी है। ठीक है, लेकिन आपको तो करना पड़ेगा ना मेहनत, आपको वातावरण से फाइट करनी पड़ेगी, इन्वायरमेंट से फाइट करनी पड़ेगी। वो चीजें नहीं खानी है जो आपको ललचाती हो, मोमोज नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, खाना है कभी कभी खाना है, हर चीज खाना होता है, लेकिन कभी कभी। अब वही खा करके बैठे हुए कि पापा तो हाइट अच्छी है, सिक्स पैक एक बना रखे हैं तो हम भी बना लेंगे, भाई कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन नहीं, आपको फाइट करना पड़ेगा। तो बच्चों के विकास के लिए दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वंशानुगत और वातावरण, तब जाकर के बच्चों का शारीरिक विकास हो पाता है। ठीक है, राइट आंसर जो होगा आंसर नंबर डी, राइट आंसर।